नमस्कार। संगीत फंडामेंटल्स लेसन 2 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो का मुख्य विषय है नाद। तो आइए जानते हैं संगीत में नाद किसे कहते हैं। परंतु नाद के विषय में जानने से पहले हमें नाद के आधार, कंपन, आवृत्ति तथा ध्वनि के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि कंपन अर्थात वाइब्रेशन किसे कहते हैं। साधारण भाषा में जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है और वह वस्तु हिलने लगती है तो इसे कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। इस प्रकार कंपन के दो भेद माने गए हैं: अनुप्रस्थ कंपन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और अनुदैर्ध्य कंपन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन उसे कहते हैं जहां कंपन आड़ी दिशा में होता है, और जहां कंपन लंबाई की दिशा में होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन या अनुदैर्ध्य कंपन कहा जाता है। संगीत की भाषा में कंपन के दो प्रकार माने गए हैं। पहला नियमित कंपन और दूसरा अनियमित कंपन। नियमित कंपन से मधुर ध्वनि निकलती है जो संगीत के लिए उपयोगी होती है, और अनियमित कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कोलाहल या शोरगुल कहलाती है, जो संगीत के उपयोग में नहीं लाई जाती। नियमित कंपन को इस चित्र के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। किसी सितार या तंबूरे के तार को छेड़कर उसे ध्यान से देखने पर उसके कंपन इस प्रकार देखे जा सकते हैं। तार को छेड़ने पर वह अपनी स्थिति से वक्र होकर B पर पहुंच जाता है, और वहां इसकी गति शून्य होकर पुनः A पर पहुंचता है, और अपने वेग के कारण यहाँ रुक नहीं पाता और पुनः यह C पर पहुंच जाता है। इस प्रकार यहाँ भी वह रुक नहीं पाता और पुनः A पर वापस आ जाता है। इस प्रकार इससे पहले कंपन की आवृत्ति होती है, और कंपन की इस लगातार और नियमित आवृत्ति से ही नाद उत्पन्न होता है। नाद उत्पादन करने वाले द्रव्य या इंस्ट्रूमेंट की गति इतनी तीव्र होती है कि उसे आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। आइए जानते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं। एक सेकंड में वस्तु जितनी बार कंपन करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति की माप है 1/, कंपन काल। अब कंपन काल को समझने के लिए हमें पुनः अपने पिछले स्लाइड पर वापस जाना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी सितार या तंबूरे के तार को छेड़ने पर वह तार अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर जाता है, फिर सामान्य स्थिति पर आ जाता है और वापस नीचे जाता है, फिर सामान्य स्थिति पर वापस आ जाता है। इस चक्र को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कंपन काल कहा जाता है। आइए जानते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। यूं तो द्रव्य के कंपन से या द्रव्य के माध्यम से उत्पन्न सभी तरंगों को ध्वनि कहते हैं, चाहे वह कान से सुनाई दे या ना दे। पर संगीत में उसी ध्वनि का समावेश है जिसे कान ग्रहण कर सकता है। अर्थात एक साधारण भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम कान से सुनते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि बोध के लिए उत्पादक, माध्यम तथा गाहक तीनों का होना जरूरी है। उत्पादक अर्थात वह द्रव्य जो ध्वनि उत्पन्न करता है। माध्यम अर्थात जिसके थ्रू ध्वनि ट्रैवल करती है, जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। और गाहक हमारा कान, जहां तक यह ध्वनि पहुंचती है। मूल रूप से ध्वनि को दो भागों में बांटा जाता है: कोलाहल और नाद। कोलाहल या शोरगुल यह सुनने में प्रिय नहीं होती और संगीत के लिए अनुपयोगी होती है, और नाद जो ध्वनि संगीत के लिए उपयोगी होती है वह नाद है, यह सुनने में मधुर होती है। ध्वनि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी जरूरी है वो इस प्रकार है। संगीताचार्य चतुर के अनुसार ध्वनि दो प्रकार के हैं: एक वातज ध्वनि और दो पीतज ध्वनि। वातज ध्वनि उच्च या रुक्ष ध्वनि को कहते हैं, और पीतज ध्वनि गंभीर तथा घनशील ध्वनि को कहते हैं। जिस ध्वनि में आवृत्तियों की संख्या 16 से कम या 38,000 से ज्यादा हो
उसे हम नहीं सुन सकते। संगीत में यह संख्या 40 से 40,000 तक ही सीमित है। अब हम आते हैं मुख्य विषय नाद पर। नाद की परिभाषा है नियमित एवं स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। यहाँ आंदोलन शब्द कंपन के लिए प्रयोग किया गया है और नियमित कंपन के बारे में हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। नाद के दो प्रकार माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। वह नाद जिसकी उत्पत्ति दो द्रव्यों के आघात द्वारा होती है और जिसे सुना जा सकता है, आहत नाद कहलाती है। और वह ध्वनि जिसे स्वयं अपने कानों द्वारा आसानी से सुना नहीं जा सकता और जिसकी उत्पत्ति अपने आप होती है, अनाहत नाद कहलाती है। अनाहत नाद के विषय में कहा गया है कि ध्यान साधना के कई स्टेजेस को पार करने के बाद हृदयाकाश से कई प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे बांसुरी की ध्वनि, ओम की ध्वनि आदि। ये ध्वनि ध्यान की अवस्था में ही सुनी जा सकती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि प्रायः यह ध्वनि सुना करते थे। आहत नाद की उत्पत्ति अनाहत नाद से ही मानी गई है। नाद की तीन विशेषताएं हैं। पहला तारता या पिच, जिसे नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। दूसरा तीव्रता या एम्पलीट्यूड, जिसे नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। और तीसरा गुण या जाति, टिम्बर। सबसे पहले नाद की पहली विशेषता तारता के बारे में जानते हैं। जिस आवाज को हम साधारण भाषा में महीन कहते हैं या गायक ऊंचा स्वर कहता है, और जिस आवाज को साधारण भाषा में मोटा कहते हैं, जिसे गायक नीचा स्वर कहता है, नाद की एक दूसरे की अपेक्षा इस ऊंची नीची स्थिति को ही तारता कहते हैं। स्वर की तारता स्वर उत्पन्न करने वाले वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर होती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारता उतनी ही अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, हारमोनियम में रे स्वर सा स्वर से ऊंचा होता है। सा रे। इस कारण रे की पटरी के साथ की रीड और पत्ती के कंपन की आवृत्ति सा के साथ वाली पत्ती की आवृत्ति से अधिक होती है। अगर आप हारमोनियम खोल के देखेंगे तो पाएंगे कि रे की पत्ती सा की पत्ती से छोटी है और लंबाई कम होने से आवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए रे की आवृत्ति सा की आवृत्ति की अपेक्षा बढ़ जाती है। नाद का दूसरा लक्षण तीव्रता है। तीव्रता से मतलब आवाज के जोर से है। किसी तार को आहिस्ता से छेड़े तो धीमी आवाज निकलेगी और उसे जोर से छेड़े तो आवाज जोर से निकलेगी। उसी प्रकार हारमोनियम की किसी पटरी पर उंगली रखकर भांति जितना जोर से चलाएंगे, स्वर भी उतना जोर से निकलेगा। इन सभी हालतों में स्वर की तारता या आवृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे तारता नाद उत्पन्न करने वाले वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर है, वैसे ही तीव्रता कंप विस्तार पर निर्भर है। विस्तार जितना बड़ा होगा, तीव्रता भी उसी हिसाब से ज्यादा होगी। समझने की बात यह है कि वस्तु का कंप विस्तार जितना अधिक होता है, वह वायु में उतनी ही अधिक सघनता पैदा कर देता है। ऐसी घनी सघनता जब कानों के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा अधिक दबाव का अनुभव करता है। यही ध्वनि की तीव्रता का अनुभव है। सघनता जितनी अधिक होती है, पर्दे पर आघात करने की शक्ति भी उसमें उतनी ही अधिक होती है। यही शक्ति तीव्रता का आधार है। यह शक्ति विस्तार के वर्ग के अनुपाती होती है, अर्थात अगर विस्तार दूना बढ़ जाए तो शक्ति चौगुनी हो जाएगी। नाद का तीसरा लक्षण गुण है। हम देखते हैं कि एक आदमी की आवाज दूसरे की आवाज से नहीं मिलती। एक यंत्र या इंस्ट्रूमेंट की आवाज भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिलती। इसी वजह से हम पहचान पाते हैं कि तबला बज रहा है या हारमोनियम बज रहा है। स्वर की विशेषता को ही स्वर का गुण कहा जाता है। यह सहायक नाद पर निर्भर करता है। सहायक नाद ही नाद की जाति का निर्धारण करते हैं।
एक जानने योग्य बात यह है कि नारद ने नाद के 5 प्रकार माने हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से ढेर सारी जानकारी नाद से संबंधित मिली होगी और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी संगीत से संबंधित जानकारी आपको ढेर सारे वीडियोस में आगे मिलते रहें। थैंक यू।